जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके एंड जीएस। और इस वाले टॉपिक में आज हम आपको पढ़ाएंगे दर्पण, जिसको अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है। आज हम लोग दर्पण के जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सबको बड़ी अच्छे तरीक़े से और बहुत बारीकी से समझेंगे। ये वीडियो लगभग 3-4 पार्ट्स में बन सकती है, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और इस एक के बाद एक वीडियो को जरूर देखें। आज इसका पहला पार्ट है। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं दर्पण होता क्या है, मिरर किसे कहते हैं, व्हाट इज मिरर एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिरर। यह दर्पण किसे कहा जाता है, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए, दर्पण को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि आप पहले ये समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही सिंपल सा, इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका ये है। देखिए पहले तो आप प्रकाश को हम किरण मानेंगे, इतना तो आपको पता है ना कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में चल रही है, कोई भी जैसे मान लीजिए ये प्रकाश के सीधी रेखा में जो गमन करने का दिशा होता है, प्रकाश जिस रेखा में चलता है वो एकदम सीधी रेखा में चलता है, और उसकी गमन की जो दिशा होती है उसको हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? किरण कहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम लोग आज टॉपिक वाइज में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पूरी डिटेल से मतलब कि स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि आज हमको दर्पण ही मेन पढ़ना है। जब हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ हम पूरे आपको बारीकी से पढ़ाएंगे कि प्रकाश क्या होता है, फोटोन क्या होते हैं, किरण क्या होते हैं, किरण कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसके लिए अलग बात किया जाएगा अलग वीडियो में। लेकिन बशर्ते हमको ये आज इतना ही जानना जरूरी है कि दर्पण क्या है, और दर्पण से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी होती है, जितनी भी बातें होती है, उन बातों को हम आज सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन कर रही है, प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन कर रही है, प्रकाश के, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का पथ मतलब रास्ता होता है। ठीक है ना, पथ किरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? किरण कहलाता है। सिंपल सा ये बात आप समझ गए होंगे कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में चल रही है, मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, प्रकाश है सीधी रेखा में चल रही है तो हम इसको किरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? किरण। किरण को अंग्रेजी में रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रे। ऐसे भी है किरण, ये भी किरण है, ये भी किरण है। तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में चल रही है तो हम उसको किरण कहते हैं। आप पहले इस बात को समझ लीजिए, यानी जब भी हम किरण बोलेंगे तो आपको ये समझ जाना है कि प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने की जो दिशा है, जो रास्ता है, जो पथ है, उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इतना बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए पहले। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए, अगर करना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि किरण क्या होता है। किरण हमने आपको समझा दिया। प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने की जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, अब वो सतह परावर्तक सतह भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसी सतह से टकराकर, अगर किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर और उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर और उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम आपको सिंपल भाषा में ये समझाएं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने टॉर्च जलाया, ठीक है ना, जब आप टॉर्च जलाते हैं, जैसे समतल दर्पण पे आपने टॉर्च जलाया तो होता क्या है, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं समतल दर्पण पे, थोड़ा सा एंगल्स पे ऐसे करके जलाइए तो होता क्या है कि वहाँ से टकराने के बाद तुरंत वहाँ से रिफ्लेक्ट लाइट क्या हो जाती है? लौट जाती है। क्या उस जो लाइट की, जो प्रकाश की किरणें थी, जो रेज थी, क्या वो शीशा को पार करके उधर चली गई थी? नहीं गई थी, वो उसी दिशा में लौट के चली आई थी। है नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब प्रकाश की किरणें टकराने के बाद उसी दिशा में लौट आए तो उसी ही हमको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराए और उसी दिशा में लौट आए, यानी उस माध्यम को चेंज ना करे, मतलब ऐसा नहीं है कि उस शीशा को पार करके चला जाए, तब वो प्रकाश का परावर्तन नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन तभी कहेंगे जब वो क्या करे, उस पर टकराए या टकराने के बाद उसी दिशा में लौट आए। जैसे हमने टॉर्च शीशा पे चलाते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर टकरा के तुरंत लौट आता है कि नहीं, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आपको अब हम एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक दर्पण लिया, ये दर्पण लिया हमने समतल दर्पण, ठीक है, हमने समतल दर्पण लिया, यहाँ से हमने एक टॉर्च को जलाया, टॉर्च जलाया, जैसे हमने टॉर्च जलाई, इस पर एंगल पे ऐसे लाइट को गिराया, यहाँ एंगल गिराते ही यहाँ देखिए एक चीज जो ये एक हमने एक ऐसे कि लंब खींचा, लंब डाला, लंब समझते हैं ना, ये दर्पण पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उससे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं उससे बताइए, अभिलंब कहते हैं। बिल्कुल टर्मिनोलॉजी समझते चलिएगा साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, इसको नॉर्मल कहते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो हमने इस पर डाला, इस पर जो मिरर पर 90 डिग्री डाल दिया हमने, तो जो 90 डिग्री पर, अगर 90 डिग्री किसी पर भी 90 डिग्री खींचने का बहुत आसान तरीका है, आप इसको रखिए, इस पर एक सीधा ऐसे खींच दीजिए, है ना, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब जो किरण यहाँ से आई है, आने वाली जो किरण होती है, जो किरण इस दर्पण पर टकराई है, जो किरण इस शीशा पर क्या हुई है, टकराई है, दर्पण को भी शीशा मानिए ना, इस पर टकराई है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण जो टकरा रही है आकर, मतलब जो टॉर्च से निकलकर इस दर्पण पे जाकर गिर रही है, उसे आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, हिंदी इंग्लिश वाले अपना अपना मैनेज करते चलिएगा, जिनको हिंदी लिखना है हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, इतना तो फिक्स हो गया ना, किसी पर भी 90 डिग्री खींचने का आसान तरीका क्या है, इस पर ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री तो उसको लंब कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसे हम अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब जो किरण टकर आ रही है, आने वाली किरण जो दर्पण पर गिर रही है, उस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। जो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा दर्पण पर, उससे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और टकराने के बाद जो इसी दिशा में लौट आई, देखिए तो इसी दिशा में लौट आई है ना, अरे गई थी दिशा तो यही है ना, इसी यही माध्यम है ना, उसी माध्यम में लौट आई, उसी ये माध्यम था अपना, और उसी माध्यम में क्या हुई है, लौट आई। इसके मान लीजिए इधर पानी है, सपोज मान लीजिए इधर पानी है, इधर हवा है, तो पानी में लौट आई है, हवा में नहीं गई है, यानी पानी में लौट आना, उसी माध्यम में लौट आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, कोण को हमेशा किससे मापते हैं, अभिलंब से। यानी यहाँ कोण बना उसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। यानी जो आपतित किरण से कोण बन रही है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये कौन सा कोण है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम इसको, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण, बीच का कोण। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, उससे हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए हमने आपको यहाँ बताया कि जो किरण आने वाली किरण के साथ और अभिलंब के साथ आने वाली किरण के साथ जो कोण बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब बताइए इसका क्या नाम होगा, तो आप ही सोच के बताइए। आर माने रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये कैसी किरण है, परावर्तित हुई है ना, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। और ये जो कोण है, ये इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब आप एक बात सोच के बताइए कि परावर्तन कोण किसके किसके बीच बना है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है ये, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, परावर्तित किरण के बीच का कोण, किरण के बीच का कोण, ठीक है। आया आपको समझ में कुछ। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराएगी या टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आएगी, यानी उस अगले वाले माध्यम में नहीं जाएगी,
उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और हमने ये भी सीखा जो किरणें टकराती है, आती हुई किरण जो टकरा रही है, पहले जो टकराई है उससे कहते हैं आपतित किरण, टकराने के बाद जो चली गई उससे कहते हैं परावर्तित किरण, जो 90 डिग्री का कोण बना रहे उससे कहते हैं अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। क्या कहते हैं उससे, आपतन कोण। अब इसको हम फिर से आपको डिटेल में लिखवा देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बना देंगे इसको, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और जो किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना रही है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम दर्पण पढ़ाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको पहले प्रकाश का परावर्तन तो समझ में आना चाहिए ना, तब ना आप दर्पण के सवालों को बना पाएंगे, नहीं तो कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो दर्पण समझने के लिए आपको प्रकाश का परावर्तन समझना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। नोट करना है तो नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। हमने आपको भी बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराएगी और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हमने आपको ये भी सिखाया कि जो भी किरण आ रही है, जो आके टकरा रही है, जो किरणें आके टकरा रही है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। टकराने के बाद जो लौट रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इसको हम और भी अच्छे से लिखवा देंगे, आपको टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपतित और जो कि एक है अभिलंब है ना, जो मिरर पर यानी दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बना रही है उसे हम कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण कहते हैं परावर्तन कोण। इतना बात हमने आपको समझा दिया। अब हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। नियम समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आपको हम नियम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, एक बात ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक दर्पण है। अब की बार हमने दर्पण को ऐसे लेटा के रखा है, ठीक है ना। अब इस पर हमने एक टॉर्च जलाया तो यहाँ से किरण निकलेगी, किरण आएगी, इस पर टकराएगी। तो बताइए, तो किरण जब टकराएगी तो यहाँ में सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब। इसका नाम क्या है बताइए, अभिलंब। क्या नाम है बोलिए, अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल। तो जो मिरर पर 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं, और वो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण। जो आके टकरा रही है, ठीक है ना, आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो जो किरण आके टकरा रही है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और देखिए टकराने, अब किरण है, अब यहाँ से टकराते हुए क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो जो टकराने के बाद चली गई है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको बताइए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, आप लोग लिखते भी रहिए, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, कोण देखिए तो बन रहा है कि नहीं, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ एक कोण बना, एक यहाँ कोण बना कि नहीं। अब जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, कौन किरण है ये, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसका हम दे देते हैं नाम आई। क्या नाम दिया हमने इसका, आई। और जो किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच है, जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, यानी रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, आई को हमने नाम दिया आई का नाम क्या है बताइए, आपतन कोण। क्या नाम है इसका, आपतन कोण। एक्चुअली में आपतन कोण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपतन कोण आई है, आई ये किसके बीच है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए तो यही तो बात है। यानी ठीक है ना, यानी जो किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच है उसे हम आपतन कोण कहेंगे। आर को देखिए क्या कहेंगे तब, देखिए इसका इंग्लिश नाम भी लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आर को ज्यादा ध्यान से देखिएगा। आर एक्चुअली में देखिए कहा किसके बीच में, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो लिखिए यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अब जो ये इसके बीच में है इसका एक नाम है, उसका नाम है, आपको क्या नाम है बताइए, परावर्तन कोण। क्या नाम इसका दिया गया है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा है आपको।
तो जो किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच होगा उसे हम कहेंगे आपतन कोण, उसको हम उसको सूचित करेंगे आई से, डिनोट करेंगे आई से। और जो किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच होगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण, उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, कोण आई और कोण आर। अब ध्यान से सुनिए, प्रकाश के परावर्तन की एक्चुअली में बात की जाए तो इसके दो नियम है। कि अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के हैं कितने, दो नियम। परावर्तन के दो नियम, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। पहला नियम समझिएगा, नियम फर्स्ट क्या कहता है। नियम पहला यही कहता है कि जो प्रकाश का परावर्तन का नियम में के दो नियम है, और नियम इसने यही बोला कि जो आपतन कोण होता है, अब आपको आपतन कोण समझ में आना चाहिए। आपतन कोण कौन होता है, यही ना होता है आपतन कोण। यानी आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण का नाम क्या है बताइए, तो कोण आई, यही तो नाम है उसका। आपतन कोण को हम क्या बोल सकते हैं, कोण आई। अभी हमने आपको बताया, आई से भी दिखाते हैं उसको। आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ठीक है। दूसरा आपतन कोण जो होगा, दूसरा बात आप समझिएगा कि परावर्तन कोण, इसको हम लोग कोण आर से दिखाएंगे। बस प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब आप ये तो बात समझ गए ना कि आपतन कोण और परावर्तन आपस में क्या होंगे, बराबर। आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन है, तो इसके दो नियम में पहला नियम आपको हमने क्या बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा नियम पे आइए। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए इन्होंने दूसरा नियम क्या बोला कि आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होता है। ऐसे समझिए, समतल में होता है। इन्होंने क्या ऐसा खास बोल दिया बताइए, तो इन्होंने यही बोला कि देखिए आपतित किरण ये है, आपतित किरण, अभिलंब ये है, अभिलंब, परावर्तित किरण ये है, ये आपतन बिंदु है। ये क्या है, आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है जहाँ पे ये सारी कहानी हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होगा। ये क्या बोल दी, एक ही समतल। तो एक ही समतल का मतलब यही होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे जाइए। देखिए ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं। ये मान लीजिए कि ये आपतित किरण है, इसको क्या मान लिया हमने, आपतित किरण। यानी किरण ऐसे आ रही है, तो अब आपको क्या डालना पड़ेगा, अभिलंब डालना पड़ेगा ना। तो हमने अभिलंब डाल दिया, ठीक है, अभिलंब डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या डाल दिया, ये परावर्तित किरण। टकराने के बाद चली गई, जितना एंगल पे ये आके टकरा रही है अभिलंब से जितना एंगल पे ये आके टकरा रही है उतना ही एंगल पे टकरा के जाना भी है। उसको ज़्यादा नहीं हो सकता है, बराबर ही होना चाहिए। जितना पे टकराएगी उतना से ही निकलेगी। यही आपतन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम यही कहता है। अब कह रहे हैं कि देखिए आपतित किरण, अभिलंब, ये क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। इसने बोला कि ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। इसका मतलब एक ही समतल में होने का ये मतलब होता है कि यहाँ से अगर आप पेपर को बिछाएंगे, पेपर समझ रहे हैं ना, कागज को ऐसे बिछाइएगा तो ये सब एक ही में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब एक ही में आना चाहिए। अगर ये एक ही पे नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि एक ही समतल में नहीं है। इसको हम पेपर पे रखेंगे तो यहाँ पे पेपर एकदम चिपक जाना चाहिए, तीनों सटना चाहिए, उसमें तीनों चिपक जाएगा तभी बोलेंगे कि एक ही समतल में है। अगर नहीं चिपकेगा तो ये एक ही समतल में नहीं होगा। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम यही होता है कि जितना से टकराई है, जितना कोण से टकराई है उतना ही कोण से टकरा के चली जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तो आपतन बिंदु यहाँ पे ये होगा ना, देखिए तो यही ना होगा बिंदु, यहाँ पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा, ठीक है। अब बताइए तो ये ऐसे हो सकता है, ये एक ही पेपर पे आएगा कभी, ऐसे हो गया तब तो एक समतल में है, नहीं है समतल में। ऐसे ये देखिए तो अभी भी समतल में तो है लेकिन ये बराबर नहीं, ई कोणवा और ई कोणवा बराबर होना चाहिए। देखिए तो ई कोण बराबर है, यहाँ पे नहीं है।
तो यहाँ पे सब वायलेट कर जाएगा। बराबर होना चाहिए, जितना ये बनाएगा उतना ही कोण ये बनाएगा, और पेपर बिछाने पर तीनों एक ही में आना चाहिए, यानी एक ही समतल में होना चाहिए। तीनों मतलब कौन कौन, आपतित किरण, विलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। तो आप लिख नहीं देंगे ऐसे करके, इतना क्यों सोचना है, बना समझ गए कि नहीं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है, क्या होते हैं, सारी डिटेल बातें हमने आपको बता दिया। अब हम लोग मूव करते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं दर्पण क्या होता है। यानी दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है, यानी अगर उसको बोले शीशा भी कहा जाता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे देसी वर्ड में शीशा भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए दर्पण होता क्या है। दर्पण को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किरण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सब हम आपको बता दिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, प्रकाश सबसे पहले दर्पण जो होता है ये एक चिकनी और चमकीली सतह होता है। चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी और चमकीली सतह। ठीक है, तो दर्पण में पहला तरीका, तो ये पहला चीज आपने क्या सीखा कि सबसे पहले ये चिकनी और चमकीली सतह होता है। दूसरा बात इसमें समझिएगा कि ये प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश के किरण को ऐसे कर सोच लीजिए, प्रकाश को परावर्तित कर देगा, परावर्तित करेगा, प्रकाश को परावर्तित करता है। अब देखिए जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसका मतलब यहाँ प्रकाश के परावर्तन का नियम काम करेगा। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को ये मानता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को ये मानता है। ठीक है ना, नियम को मानेगा तभी तो परावर्तित करेगा, है ना। यानी दर्पण में आपने क्या पहले सीखा कि दर्पण जो होता है एक चिकनी और चमकीली सतह होता है। और दूसरा बात आपने क्या सीखा कि यह प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है, नियम क्या क्या होते थे, दो। पहला नियम हमने आपको बताया था कि आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर। दूसरा नियम हमने आपको बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी वहां से एक पेपर को आप बिछाएंगे, वहां से पास कराएंगे तो वहां पे ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही में चिपक जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा बात यहाँ पे समझना है आपको कि जो दर्पण होता है इसका एक हिस्सा जो होगा, एक जो हिस्सा होगा, पार्ट होगा इसका, वो रजतीत होगा। बहुत लोग रजतीत मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। रजतीत मतलब होता है सिल्वर्ड। क्या होता है वो, सिल्वर्ड का मतलब होता है पेंटेड समझिए ना, साफ, यानी पेंटेड होगा, तो उसे ही दर्पण कहेंगे। दर्पण के लिए आपको 3 कंडीशन ये समझना बहुत ही जरूरी है। दर्पण जो होगा चिकनी एक चमकीली सतह होगा, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को मानेगा ही मानेगा, और इसका एक हिस्सा क्या होगा, पेंट किया हुआ होगा। ऐसा नहीं है, देखिए ये दर्पण है, ध्यान से देखिए ये दर्पण है, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक हिस्सा देखिए तो पेंट किया हुआ है। अगर ये पेंट किया हुआ नहीं रहता तो क्या मेरा फेस इसमें दिखता, नहीं दिखता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, पेंट किया गया एक हिस्सा, तभी आपको दिखाई दे रहा है। अब दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से 3 हिस्सा इसका किया गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग इसका बांटा गया, इसमें पहला भाग क्या बांटा गया, पहला बोला गया इसमें कि यह गोलीय दर्पण मतलब कि समतल दर्पण होगा। पहला दर्पण क्या नाम है इसका, पहला 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, ये भाग मत कीजिए, 3 प्रकार के समतल दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग, तभी सीख पाएंगे। बोलेंगे तो जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। पहला दर्पण हमने क्या आपको बताया, समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा दर्पण होता है, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। बारी बारी से हम सभी मिरर पे चलेंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना ले, ठीक है। जो भी इसका कहानी है सब सीखेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला दर्पण का नाम क्या है, समतल दर्पण। दूसरे दर्पण का नाम क्या है, गोलीय दर्पण। और तीसरे दर्पण का नाम है, तीसरे दर्पण पे आइए, तीसरे दर्पण का नाम है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, ठीक है, पैराबोलिक मिरर।
तो हमने आपको दर्पण के से क्या क्या बताया आपको कि दर्पण जो होता है एक चिकनी और चमकीली सतह होता है। ये प्रकाश के परावर्तन को नियम को मानता है और इसका एक हिस्सा पेंट किया हुआ होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। अगर आपसे दर्पण पूछे तो आप इतना बात उसमें लिख सकते हैं, उतना बात आप उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बात समझ में आया आपको? चलिए, दर्पण तो हमने आपको समझा दिया। अब बारी बारी से हम समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का क्या काम होता है, क्या उपयोग होता है, समतल दर्पण में आखिर हमको क्या बातें जाननी पड़ेगी। ठीक है ना? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आपको सिखाते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दर्पण को हमने 3 भागों में बांट दिया। देखिए, सबसे पहले दर्पण की बात करते हैं। दर्पण को मिरर भी कहा जाता है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, दर्पण में अगर हम सबसे पहले दर्पण की बात करें तो उसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर। ये कैसा मिरर है बताइए? प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा दर्पण हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तीसरा दर्पण हमने आपको बताया था परवलयिक दर्पण। ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर। ठीक है, पैराबोलिक मिरर। तो दर्पण को हमने 3 भागों में आपको बांट के दिखाया। सबसे पहले समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, तीसरा होता है परवलयिक मिरर, परवलयिक दर्पण जिसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। ठीक है, समतल दर्पण की बात की जाए तो ये वैसा दर्पण होता है, वैसा दर्पण, ध्यान सुनिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक सतह को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? समतल हो। क्या होना चाहिए बताइए? समतल यानी प्लेन हो, उसे ही क्या कहते हैं? समतल दर्पण। सिंपल सी बात है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ठीक है, जैसे समतल का मतलब आप क्या समझते हैं? समतल का मतलब हो जैसे ये बोर्ड कैसा है? समतल है कि नहीं? अगर इसी को हम शीशा बना दे तो ये क्या हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना? फिगर से भी समझ जाइए। परावर्तक सतह आपको देखना है, जैसे एक तरफ से पेंट किया होना चाहिए। दर्पण की तो यही विशेषता होती है, एक तरफ से पेंट किया होना चाहिए, एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए जो परावर्तन के नियम को मानेगी, है कि नहीं? और चिकनी और चमकीली सतह होना चाहिए। तो ये कैसा है? समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है बताइए? देखिए, ये भी ऐसा मत सोचिए कि ये समतल दर्पण सीधा नहीं है, तो सीधा से मतलब नहीं है। हमको ये परावर्तक सतह देखना है, ये परावर्तक सतह सीधा है कि नहीं, समतल है कि नहीं, हमको उससे देखना है। तो ये भी एक समतल दर्पण है, ये सब एक समतल दर्पण है। ठीक है ना? तो आप समतल दर्पण में ये चीज लिखेंगे, ये पूरा डायग्राम भी बनाएंगे, पूरा समतल दर्पण क्या होता है और इसका ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, समतल दर्पण हमने आपको क्या बताया कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं गोलीय दर्पण में। ठीक है ना? गोलीय दर्पण में मूव करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, क्या कारण होता है। ठीक है, समतल दर्पण अभी हम लोग ये सीखेंगे कि कौन दर्पण को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको डिफाइन किया गया, क्या उसका डिफिनीशन दिया गया है। जब हम लोग इस सभी दर्पण को पहचानना सीख जाएंगे, उसके बाद हम एक एक करके समतल दर्पण आपको पढ़ाएंगे कि समतल दर्पण में क्या कहानियाँ होती है। फिर आपको हम गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे कि गोलीय दर्पण में क्या कहानी होती है। फिर हम आपको परवलयिक दर्पण पढ़ाएंगे कि इससे हमें क्या फायदा है, क्या लाभ है, कैसे ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समतल दर्पण सीख चुके हैं। अब हेडिंग दीजिए गोलीय दर्पण। तो अगला हम लोग सीखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, गोलीय दर्पण से क्या समझते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर, यानी ये वैसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसी खोखले गोले का भाग होगा, किसी खोखले गोले का भाग, किसी खोखले गोले का भाग। ठीक है, यानी इस गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। ध्यान से देखिए, एक गोला हम बना रहे हैं, खोखला समझते हैं ना? फुटबॉल के अंदर क्या होता है? खाली होता है, लेकिन बाहर से ऐसा क्या लगता है? भरा हुआ लगता है। फुटबॉल के अंदर खाली होगा और इस तरह का गोला होगा। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है,
देखिए अगर ये फुटबॉल है तो एक कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। फुटबॉल आप कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक जगह पॉइंट फिक्स कर दीजिए और इसको चारों तरफ घुमाइए, ऐसे ऐसे करके फिक्स करिए, इसको घुमाइएगा ऐसे करके सब जगह घुमाइएगा तो एक गोला बनेगा इस टाइप का, ठीक है। वही क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे एक केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र, जहाँ अपने पॉइंट को फिक्स किया है। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको देखिए हम लिख रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको बोलते हैं निश्चित बिंदु। निश्चित मतलब जहाँ पे एकदम एक पॉइंट फिक्स हो गया है, ठीक है, उससे वो क्या कहते हैं, निश्चित बिंदु। जो ये निश्चित बिंदु है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए हमसे, यहाँ आप मैथ पढ़ने आए हैं कि फिजिक्स? आप तो फिजिक्स पढ़ने आए हैं, तो यहाँ पे आप केंद्र ना बोल के आप इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी देखते रहेंगे, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। ये मत कहिएगा, हम दोनों के लिए समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपका एक फिक्स पॉइंट है उसे आपने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र बोल दिया, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये जो अगर एक खोखला गोला है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब तो बराबर होगी ना। जो दूरी आप बोल रहे हैं सब बराबर होगी। हम इसको मान लेते हैं R1, नाम दे रहे हैं, ठीक है, नाम है इसका R1, ये दूरी है R2, ये दूरी है R3, ये दूरी है R4, ये दूरी है R5। अगर सभी आपस में सब क्या है, ये सभी दूरी क्या है, आपस में बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये एक त्रिज्या है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है त्रिज्या। क्या नाम है बताइए, त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। जो ये फिक्स दूरी है, जो फिक्स लंबाई है, फिक्स्ड लेंथ, जो फिक्स्ड लेंथ है यानी निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई, पूरा डिटेल से समझा रहे हैं हम आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। जो आप एक निश्चित लंबाई ले रहे हैं, एक फिक्स लेंथ ले रहे हैं, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। लेकिन आप फिर से हमको बताइए, आप यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स, तो आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में इसको त्रिज्या नहीं बोल के आप इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे बताइए, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यहाँ आपने आपका ये नामकरण आपको समझ में आया। एक गोला था, ये क्या था, एक खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला गोला, ठीक है। और खोखले गोले का जो खोखला गोला के पास एक निश्चित बिंदु होती है, उससे हमने कह दिया केंद्र। लेकिन हम फिजिक्स में बोलेंगे तो वक्रता केंद्र। और त्रिज्या जो होगा, वक्रता त्रिज्या, जो कि फिक्स लंबाई होगी। ये सभी लंबाई आपस में क्या होंगी, अगर हम बात करें R1 बराबर होगा R2 बराबर होगा R3 बराबर होगा R4 बराबर होगा R5। ये सभी के सभी दूरियां क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है ना। तो जो खोखला गोला होता है उसकी जो फिक्स लेंथ, आप जो लंबाई ले रहे हैं, निश्चित लंबाई ले रहे हैं, वो लंबाई हमेशा बराबर होगी। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी खोखले गोले की जो लंबाई है वो बराबर होगी, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं, फिजिक्स में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। जो बिंदु फिक्स की गई है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप। देखिए, आप जब तक किसी चीज को पूरा बारीकी से नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। हम टर्मिनोलॉजी जब तक आपको नहीं समझाएंगे, हम मान लीजिए कुछ देर बाद हम आपको बोलने लगे कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और आपको ये बाउंस मार रहा है कि कहाँ से ये कहाँ से आ गया। तो इसीलिए ये आपको बाउंस ना मारे और आपको हर बात समझ में आए अच्छे तरीके से, इसीलिए हम आपको एक एक बिंदु को समझाते हुए चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस केवल वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। दर्पण आपको सीखना है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करना है, तो आपको इतना बात तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट कीजिए पहले। तो आइए अब हम सीखते हैं गोलीय दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण एक्चुअली क्या होता है। गोलीय दर्पण ये किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। हमने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, कोई गोला है, ठीक है ना। अब इस किसी खोखले गोले के एक भाग को, जैसे मान लीजिए हमने इस भाग को काट दिया, यहाँ से काटा, और इसमें हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है। इस खोखले गोले में हमने इसको दो पार्ट किया,
ठीक है, एक पार्ट हमने ये किया और एक पार्ट ये किया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, देखिए दर्पण तभी होता है जब दर्पण में एक साइड क्या हुआ हो, पेंट किया हुआ हो, तो एक साइड आपको पेंट करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इस वाले हिस्से में, हमने इस वाले गोलीय दर्पण के हिस्से में हमने क्या किया कि ऐसे पीछे से पेंट कर दिया, ठीक है, पीछे से पेंट किया, और इस वाले हिस्से में हमने क्या किया कि आगे सामने से पेंट कर दिया। अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए इस मिरर का नाम हम M1 ले रहे हैं और इस मिरर का नाम हमने M2 लिया है, ठीक है। तो M1 की बात कीजिए, M1 कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा, ये है M1, ठीक है ना। ये मिरर M1 है और ये जो मिरर बन रहा है दूसरा, जिसको हमने बोला है M2, ये मिरर M2 है। तो ध्यान से आप देखिए, ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो तो पेंट किया हुआ हिस्सा है, लेकिन जो परावर्तक सतह है इसकी बात किया जाए तो ये रजतीत भाग है। कैसा भाग है ये? रजतीत भाग। अगर यहाँ इस वाले में बात करेंगे तो ये वाला इसका क्या है? रजतीत भाग है। रजतीत मतलब क्या होता है? सिल्वर्ड पार्ट है ना। कौन सा पार्ट है ये? सिल्वर्ड पार्ट है, सिल्वर्ड पार्ट है ये, यानी रजतीत भाग है। अगर इसकी परावर्तक सतह की बात की जाए तो परावर्तक सतह ये है, ये देखिए, तो परावर्तक सतह, ये इसका क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक सतह को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये इसका परावर्तक सतह है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जैसे इसका देखिए तो परावर्तक सतह क्या है? परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, ठीक है ना, धंसा हुआ है, ठीक है ना। परावर्तक सतह क्या हुआ है? धंसा हुआ है। देखिए कनकेव, इसको भी तो इसको बोलते हैं हम लोग, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। कैसा मिरर बोलते हैं? कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण को हमने दो भागों में बांटा। यहाँ से हमने देखिए इसके दो भाग बनेंगे, पहले अभी देख लेते हैं उसके बाद बांटते हैं। एक जो एक हिस्सा हमने देखा जहाँ पे जिसका परावर्तक सतह क्या था? धंसा हुआ था। देखिए कन यानी केव माने धंसा हुआ होना होता है। केव मतलब क्या होता है? धंसा हुआ, यानी वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ होती है, धंसी हुई होती है, उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात कीजिए, तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है ये उठा हुआ है। कैसा है ये? उठा हुआ है। देखिए उत्तल और उठल, उत्तल और उठल, यानी वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उठा हुआ ही बोल सकते हैं या उभरा हुआ ही बोल सकते हैं, उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बात समझ में आए? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ हो? धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? उठी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में देखिए, तो इसका मतलब गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का पहला भाग है एक तो अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, और दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको? कोई भी हिस्सा दर्पण तभी कहलाएगा जब एक भाग से क्या रचित किया हो और एक भाग क्या हो? परावर्तन के नियम को मानती हो, यानी फॉलो द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये गोलीय दर्पण हुआ। अब थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं आपको, और ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि गोलीय दर्पण में अगर अवतल और उत्तल में बारीकी अंतर क्या है। ऐसे अंतर तो बहुत सारे हैं, हम उनकी भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको समझाते हुए चलते हैं। जैसे अगर बात यहाँ पे किया जाए, चलिए थोड़ा इसको रुक जाइए, पहले इतना नोट कीजिए, तो आप पहले नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर बात किया जाए तो हमने आपको बताया कि हमने आपको क्या बताया था कि ये जो होता है इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हम लोग बोलते थे वक्रता त्रिज्या।
क्या बोलते थे? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते थे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी ध्यान से देखिएगा आप, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम ये वाला दर्पण कौन सा है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है कि नहीं? देखिए अगर अवतल की बात किया जाए अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में ध्यान से समझिएगा बारीकी क्या क्या डिफरेंस है उसमें। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। देखिए अवतल दर्पण की खासियत सुनिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह की बात किया जाए, पहला पॉइंट इसमें परावर्तक सतह, परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ होती है? तो धंसा हुआ होती है। कैसी रहती है? ये धंसी हुई, है ना। परावर्तक सतह क्या रहेगी? धंसी हुई रहेगी। दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि इसका जो परावर्तक सतह, यानी आप अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। द मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज केव, है ना, केव समझ रहे हैं, धंसा हुआ, दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए अगर बात किया जाए, देखिए इस अगर हम आपसे पूछें कि इसमें इन दोनों में कौन अवतल है कौन उत्तल है, तो ये देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। पेंट किया हुआ नहीं देखना है, पेंट किया हुआ सामने वाला भाग क्या है? उठा हुआ है तो उत्तल, धंसा हुआ है तो अवतल। तो देखिए तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ठीक सामने क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में इसमें वक्रता केंद्र, इसमें वक्रता केंद्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होता है। क्या होता है? कहाँ होता है बताइए? सामने होता है। बात बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, सामने एकदम होता है इसका, ठीक है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है? एकदम बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। चलिए और इसमें क्या बात किया जा सकता है? हमने आपको 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया कि इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई रहेगी। दूसरा पॉइंट बताया कि इसमें वक्रता केंद्र सामने होता है। तीसरा पॉइंट हमको बताने जा रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या भी सामने होती है। वक्रता त्रिज्या, इसमें अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो वो भी क्या होती है? सामने होती है, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? सामने होती है। देख लीजिए वक्रता त्रिज्या, इसमें अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो ये होगा, इसको हम आर से दिखा रहे हैं। ये दूरी कितनी है? आर। यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को आर दिखाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? आर। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? सामने है। लेकिन अगर उत्तल की बात किया जाए, उत्तल में उत्तल दर्पण जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कह रहे थे, कन्वेक्स मिरर, उसकी बात सुनिए। उसमें क्या होता है? अगर उसमें बात किया जाए तो परावर्तक सतह, पहला पॉइंट, परावर्तक सतह कैसी होगी? धंसी हुई कि उठी हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उठी हुई रहेगी। क्या रहेगी? उठा हुआ। परावर्तक सतह उठा हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसकी बात की जाए तो इसमें वक्रता केंद्र कहाँ होगा? सामने होगा कि पीछे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र देखिए, वक्रता केंद्र तो यही तो है, ओ ये बिंदु देखना, ये बिंदु देखिए तो इस दर्पण के पीछे है ना, इसलिए वक्रता केंद्र क्या होगा? पीछे होगा, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको अच्छा से लिखिएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट सुनिए, तीसरा पॉइंट सुनिए। अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? पीछे होगी, ठीक है ना, पीछे होगी। तो आप 3 डिफरेंस समझ में आपको अवतल और उत्तल में, इसमें 3 डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उससे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सामने होता है, वक्रता त्रिज्या भी सामने होती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है और वक्रता केंद्र पीछे होती है और वक्रता त्रिज्या भी पीछे होती है, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? अगर इसका चित्र बनाना चाहें तो देखिए, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगी, जैसे ये देखिए, तो इसका क्या है? ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अगर उठा हुआ रहेगी तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आप उसमें ये चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया आपको? नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग दीजिए आप लोग, पैराबोलिक दर्पण जिसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये एक्चुअली पैराबोलिक दर्पण जो पैराबोलिक मिरर है वो परफेक्ट गोल नहीं होता है। जैसे आप अगर हम आपसे बोलें, जैसे हम आपसे बोल रहे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो उसमें क्या कर रहे थे? अवतल में जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें एक पहले गोला बनाते थे कि नहीं, और गोला बनाने के बाद उसी गोला में से एगो पाटवा काट लेते थे, इससे इधर से भी काट लेते थे। जब हम पिछवा से पेंट कर देते थे, पिछवा से यहाँ से पेंट कर दिए तो ये उठल हो गया। और जब उठल होता है तो उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण, बोलते थे कि नहीं? उत्तल दर्पण बोल देते थे। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे भाई? कन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हम पीछे से पेंट कर दिए, मतलब ऐसे पेंट कर दिए, हेंगा
हेंगा पेंट कर दिए तो अंदर वाला धंस गया। और जौना में जो देखिए जो धंसा रहता है इसी पे तो सारा का सारा काम, किरण जो आएगी एकरा पे आएगी। शीशा को उलट के देखिएगा, शीशा को उलट के नहीं देखिएगा, शीशा को जो सामने रहता है पीछे पेंट किया रहता है उन्हें थोड़ी मुँह देखते हैं, इसे करके सामने देखते हैं, ठीक है ना। तो सामने जहाँ देखते हैं वो देखना है, सामने जहाँ शीशा में आप देखते हैं ना उस भाग को देखिए। अगर उसका भाग जो सामने शीशा वाला जो भाग है जिसमें मुँह देखते हैं अगर वो उठा हुआ होगा तो उत्तल दर्पण, धसा हुआ होगा तो अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? तो अंग्रेजी में कहेंगे कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, ठीक है। अब एक बात बताइए, या अगर इसकी बात करें हम तो ये तो एक गोला का भाग है, गोला का भाग है तो इसका मतलब जो होगा इस सब बराबरी होगा। लेकिन जो परवलयिक दर्पण है ये पूरा गोल नहीं होता है। ये देखिए कैसे होता है, ये गोला का भाग नहीं होगा। पहले तो इतना समझिए कि गोला का भाग नहीं है, गोला का भाग नहीं है, ये बात समझिएगा। अरे ये गोला का भाग नहीं है भाई, परवलयिक दर्पण जो है ना वो गोला का भाग नहीं है, ये ऐसे होता, ऐसे लो ऐसे होगा दर्पण। हेंगा पेंट की दिया तो धस गया ना, ये पूरा गोल है का? पूरा गोल नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसे उठा ऐसे पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये पूरा गोला नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा मतलब गोला टाइप का दिखता है। दिस इज कॉल्ड परवलयिक दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर। यानी एक पैराबोला होगा, पैराबोला समझ रहे हैं? ये जो हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला, परवलय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परवलय। बात आपको समझ में आ रहा है? अब हम डिटेल से हर मतलब दर्पण को बहुत विस्तार से समझेंगे। समझने की बात सबसे पहले तो आप इतना तो जान लो कि दर्पण होता क्या है। तो हमने आपको क्या बताया कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह पूरी समतल होगी, समतल दर्पण होगी, धंसा हुआ होगी अवतल दर्पण होगी, उठा हुआ होगी तो उत्तल दर्पण होगी। अगर पैराबोला की तरह होगी यानी किसी खोखले गोले का भाग नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? परवलयिक दर्पण। इतना आप समझिए। अब बारी बारी से एक एक दर्पण को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने आपको बताया कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है। एक बार हम सभी बातों को रिपीट कर देते हैं कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या था? जब प्रकाश की किरणें इसी माध्यम से टकराई और उसी माध्यम में रहेगी, मतलब वो बगल नहीं गई, यही पट्टी रह गई, है ना। मान लीजिए किरण ऐसे आई, आ रही है किरण, टकराई और चली गई, किरण आई टकराई और चली जा रही, तो इसी माध्यम में तो रह जा रही है ना, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हमने आपको बताया था। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक समतल में होगा। मतलब वहां से वो कागज अगर बिछाइएगा तो सब एक ही कागज पे आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताया कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण क्या होता था? दर्पण सबसे पहले तो उसका एक भाग पेंट किया होना चाहिए, एक भाग परावर्तक सतह होना चाहिए जो परावर्तन के नियम को मानती होगी और चिकनी और चमकीली होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने दर्पण को 3 भागों में बांटा। पहला बांटा गोलीय दर्पण, फिर बांटा समतल दर्पण, उसके बाद परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण में हमने आपको क्या बताया कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होगी यानी पूरा सपाट होगा, पूरा सीधा होगा, इससे ऐसे, इसी को हम मान लीजिए ना मिरर। जब इसको आप मिरर मानिएगा तो ये समतल दर्पण हो जाएगा। अगर किसी दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई हो जाएगी, धंसल होगी, देखिए धंसल है ये, अगर धंसी हुई होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अगर उठी हुई होगी, उठा हुआ होगा, उत्तल या उठल, समझ रहे हैं ना, उत्तल या उठल, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। अगर पैराबोला की तरह होगी तो पैराबोलिक मिरर, ठीक है। और इसमें हमने क्या बताया कि अवतल दर्पण के सामने होता है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, इसमें इसके पीछे होती है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे इसके अगले वाले टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद।